राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर के, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास सिर्फ रह गया है 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन में भैया तुम्हारे आ चुके हैं, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। बहुत बड़े स्टॉप के बाद फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स को करेंगे। और जिस भी बच्चे को मैंने प्रॉमिस किया था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो यहाँ पर मिल रहा होगा। और 8 दिन के अंदर में हम लोग सारे चैप्टर्स 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन भी लगाऊंगा साथ साथ, और कॉन्सेप्ट्स भी सारे के सारे हम लोगों ने इसमें ले रखा है। दिस विल बी ऑन यूट्यूब, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट वीडियो जो तुम्हें सब कुछ दे देगा एक ही वीडियो में। आई थिंक 35 to 45 मिनट्स का वीडियो होने वाला होगा। तो स्टे ट्यून। अगर तुम्हें चैनल पे नए हो तो भाई बहुत सारी चीज़ें चैनल पे चलती रहती है, बट अभी काफ़ी दिनों से बहुत बड़ा स्टॉप लगा हुआ था चैनल पे। ठीक है, तो हम लोग आ गए केमिकल काइनेटिक्स को लेकर के, क्योंकि 12वीं बोर्ड का एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है। तो भाई बड़ी ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आज है 19 फरवरी और मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो फिर अब हमारे पास वो टोटल रह गया है सिर्फ और सिर्फ 8 डेज फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग कवर करें। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कुछ जगह पे डेफिनेशंस नहीं लिखा है, ताकि तुम लोगों के सामने लिख सको कि देखो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इस तरीके का डेफिनेशन लिखना होगा, तभी तुम्हें जाकर के फुल मार्क्स मिलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration, the rate of change of concentration of any species taking part in a chemical reaction, taking part in a chemical reaction, in a chemical reaction with time, reaction with time is known as रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट सिंपल, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल सी बात है भाई। एक और बात बताऊं, जिस भी बच्चे ने हमारा फुल वीडियो देखा होगा उससे पता होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को, केमिकल काइनेटिक्स को हम लोगों ने कितने डिटेल में डिस्कस किया था। रेट ऑफ रिएक्शन जो है तुम्हारा, वो बेसिकली तुम्हें बताता है वेलोसिटी ऑफ एनी रिएक्शन, की कौन से रिएक्शन कितने स्पीड से, कितने एक्सटेंट तक जाएगी, कितने स्पीड से जा रही होती है। थोड़ी स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की बात। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन वो चीज बताती है कि जो कोई भी कंसंट्रेशन है तुम्हारे पास, वो कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे कैसे घट रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के नीचे आ जाएगा हम लोग, तो बात करते हैं टाइप ऑफ रेट्स की। तो दो तरीके का रेट होता है यार, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम रेट की थोड़ी सी और बात कर लें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें और डिटेलिंग कर लेते हैं। तो अगर हम मान लो a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, ठीक है, तो हमें पता होता है कि हमारा जो a प्लस बी है वो क्या है, हमारा वो हमारा रिएक्टेंट है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मतलब टाइम पास होगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो होगी, जिसमें रिएक्टेंट जो होगा वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। और जो तुम्हारा दूसरे साइड पे होता है, जो फॉर्म होता है, दैट इज द प्रोडक्ट, वो तुम्हारा क्या हो रहा होगा, वो सर फॉर्म हो रही होगी भैया, वो हमारी क्या हो रही होगी, वो फॉर्म्ड हो रहा होगा। तो याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया। रिएक्शन कैसे समझोगे, कि हमारे को पता होता है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो घटेगा और जो प्रोडक्ट है वो हमारा बढ़ रहा होगा। बात आ गई होगी मेरे ख्याल में समझ में। टाइप ऑफ रेट की अगर हम बात करें तो दो तरह के रेट को हम लोग डिस्कस करते होते हैं भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैप्टर का यही सेम हैंडमेड नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा होगा, नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर कर लो एक बार। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगेगा, 45-50 मिनट का वीडियो होगा भाई। ज़्यादा बड़ा वीडियो बिल्कुल भी बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे को बस चाहिए काम की चीज़ है, नो बकवास। ठीक है, टाइप ऑफ रेट्स में दो तरीके का रेट होता है, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट हम जब डिस्कस करते हैं तो बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 2 घंटे कोई रिएक्शन हो रही होगी तो एवरेज रेट डिस्कस कर रहे होंगे। इंस्टेंटेनियस रेट बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास, जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होगा, सॉरी, ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी विल बी, ये ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अभी बताता हूँ नेगेटिव साइन का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। नेगेटिव साइन तुम्हें ये दिखा रहा होता है कि दी concentration is decreasing, the concentration is decreasing। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये दिखाएगा कि concentration will increase। इंस्टेंटेनियस रेट में बस कुछ नहीं होता, यहाँ पे dr by dt हो जाएगा। सर क्या नेगेटिव साइन रहेगा या आएगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। d
P अपॉन dt. दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट एंड द एवरेज रेट. अब आते हैं हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस. देखो अपीयरेंस मैंने जैसे बताया रिएक्शन अगर a प्लस बी है तुम्हारी और वो c प्लस डी बना रही है, तो हमें पता है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हमें पता है कि हमारे पास जो कुछ भी होगा वो ये होगा, लेट से c मान लेते हैं उसको, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो रहा होगा उस टाइम पे वो 0 रहा होगा. ऑब्वियसली किसी टाइम t इज इक्वल्स टू t डैश पे कुछ ना कुछ c जो होगा वो कम हो गया होगा, लेट से x कम हो गया होगा, और वही x तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा. तो हमें ये देखने के लिए मिला कि हमारे जो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस कोई भी चीज अपीयर हो रही है, प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट. जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनता है, बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, हमें पता है वहां पे एक इनसॉल्युबल स्कम दिखता है हमें बना हुआ, इनसॉल्युबल पीपीटी जो जिसे कहते हैं हम लोग, पीपीटी बनता हुआ दिखता है. तो वो पीपीटी हमें साफ बनता हुआ दिख रहा होता है ना, तो दैट इज द अपीयरेंस. ठीक है, दैट इज द अपीयरेंस. अगर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कि अपना एक बहुत ही अच्छा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें अगर हमने Zn डाल दिया तो वो ZnSO4 बना देगा. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, वो ब्लू कलर हट जाएगा उससे, तो हमें देखा कि कलर चेंज हो गया. तो जो भी चीज होती है वो अपीयर होगी. जो अपीयर होगा उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई और कलर आया होगा, ये फॉर्म हुआ है. क्या हुआ है? ये फॉर्म्ड हुआ है, और हमारा यहाँ पे से कॉपर अलग हो गया है. ठीक है, तो ये चीज है. और जो ब्लू कलर का था वो डिसअपियर हो गया, ब्लू कलर जो हो गया वो डिसअपियर हो गया, और जो हमारा ZnSO4 का जो कलर है दैट इज ब्राउनिश कलर का, वो सॉल्यूशन हमें दिखा. तो अपीयरेंस को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं दैट डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज नथिंग बट द अपीयरेंस, एंड द डिसअपीयरेंस इज नथिंग बट द डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. नेगेटिव साइन के साथ डेल्टा R अपॉन डेल्टा T आ जाएगा. ये हमारा होता है ये हमारा पूरा का पूरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है. क्वेश्चन में यूज करता है टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ याद रखो यार. रेट ऑफ अपीयरेंस को तुम इक्वल कर सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस, और इज जस्ट सेम एज रेट ऑफ अपीयरेंस इज जस्ट सेम एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इज जस्ट सेम एज रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ प्रोडक्ट. रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. तो बेसिकली जो फॉर्मेशन हो रहा है या जो अपीयरेंस हो रहा है या जो फिर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस. और डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना. फैक्टर्स जो कि हमारे रेट कांस्टेंट को इन्फ्लुएंस करता है, उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा कंसंट्रेशन. क्या होता है सबसे पहला फैक्टर? कंसंट्रेशन. तो एक बात बताओ भाई, अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल ले, मैंने अपने लॉन्ग लेक्चर में भी एक एग्जाम्पल दिया था तुम्हें को, आटा वाला एग्जाम्पल, ठीक है. अगर तुम्हारे पास आटा है, उसमें तुमने पानी डाला एंड देन उसे मिक्स किया, एंड देन रोटी बनाने का जो प्रोसेस होता है पूरा, उसमें क्या होता है स्टार्टिंग के टाइम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आटा होता है, हम उसमें पानी ऐड करते हैं, देन उनको मिक्स करते हैं, तो हमारे पास क्या बना? रिएक्टेंट बना. दिस इज द रिएक्टेंट, राइट. अब थोड़ी देर बाद जब रोटी बनेगी तो ऑब्वियसली ये आटा वाला पार्ट जो है ना वो घटेगा और रोटी वाला पार्ट बढ़ रहा होगा. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये पार्ट घटा ना, ये पार्ट घटा. अच्छा एक बात बताओ, जब ज्यादा आटा और ज्यादा पानी होगा, तुम्हारे पास ज्यादा आटा होगा, तुम्हारे पास रोटी भी तो ज्यादा होगी ना. तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. if the concentration increases, the rate of reaction, जिसको हम लोग ROR से भी दिखाएंगे, ROR will also increase. ROR will also increase. तो भाई याद रखना, कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ज्यादा अमाउंट है ना, रिएक्शन के पास फुल फ्लो है कि वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करे, और उस हिसाब से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. तो ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी. टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में. नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो पोलर और नॉन पोलर भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे पास वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकता है. बच्चे जो सॉल्यूशन करके आ रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है. तो वहां पर ये डिपेंड करता है उन पे. अगर हम कुछ ग्राफ्स की बात कर ले, बहुत अच्छा ग्राफ होता है भाई मेरे. सिंपल सी बात यहाँ पर ये कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये टाइम है. टाइम के और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हमें समझना है बेसिकली, ठीक है. तो अब एक बात बताओ, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया अभी A प्लस बी विल गिव यू C प्लस डी. ए प्लस बी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होगी, और यहाँ पर C प्लस डी जो है वो हमारा क्या है? वो है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी. अच्छा भैया कहाँ से इंक्रीज कर रही होगी प्रोडक्ट? एक बात बताओ, इनिशियली प्रोडक्ट कितना था? 0 था ना, तो 0 से ही तो इंक्रीज करेगी भाई. एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात, इनिशियली जब तुमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट था? जब तुमने किचन में गए थे तो क्या रोटी दिख रही थी? नहीं थी ना. फॉर एग्जाम्पल तुम स्कूल से आते हो, बहुत भूखे होते हो, 1-2 बज रहा होता है, ठीक है, तुम आते हो स्कूल से, जस्ट अराइव होते हो, उस टाइम मम्मा जाती है किचन में, तो उस टाइम रोटी नहीं होती है ना, उस टाइम जस्ट तो रोटी नहीं होती है. फिर उन्होंने जब प्रिपेयर किया, सब बनाया देन में रोटी मिल जाती है, ठीक है. तो द पॉइंट इज दैट कि सर एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 वी हैव प्रोडक्ट
विच इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल्स टू जीरो। सर जीरो पे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जीरो रहता है, ठीक है जी भाई। हाँ, उसके बाद धीरे 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 कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे ये है सी प्लस डी। और ऑब्वियसली इनिशियली कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा तुम्हारे पास, जब भी तो तुम आटा वाटा रहा होगा ना, जब भी तो तुम रोटी बनाओगे, तो इनिशियली कुछ ना कुछ रहा था तुम्हारे पास ए प्लस बी, और उसके बाद वो धीरे 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 कर जाके घट गया। अगर इंडिविजुअली तुमसे ग्राफ पूछा जाए कि भाई बताओ व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन, यहाँ पे तुम्हारे को दे दिया इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम। अगर अगर सिर्फ प्रोडक्ट का या फिर सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, तो ये रहा तुम्हारे पास ग्राफ, ठीक है। क्या हुआ होगा, हमारा इनिशियली प्रोडक्ट क्या रहा होगा, जीरो, देन वो धीरे 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 बढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये देखो धीरे धीरे बढ़ा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे होंगे, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे होंगे इक्विलिब्रियम का पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा ये, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा भैया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इसके आगे जब आगे आओगे तो यहाँ पे सीधी सी बात देखो, एक चीज कॉन्सेंट्रेशन जो है तुम्हारा और टाइम के बीच में, जब हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे सी प्लस डी, तो ये किसका ग्राफ बना है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ बना है, या फिर इसको तुम कह सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस का ग्राफ बना है। सर अपीयरेंस ज्यादा हो रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें अपीयरेंस दिख रहा होगा, प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और ग्राफ देख लेते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं। ये है, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन और ये रहा नीचे हमारे पास टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन घटता हुआ ग्राफ दिखेगा, हमें ऐसा ग्राफ दिखेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियली बहुत सारी चीजें थी, वो धीरे 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 घट के खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डिसअपियरेंस हो रहा होगा, ये हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ हो रहा होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारे पास, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो रहा होगा, डिसअपियरेंस हो रहा होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये। अब आते हैं हम लोग रेट लॉ में और रेट इक्वेशन में। रेट लॉ और रेट इक्वेशन बेसिकली देखो, उसका डेफिनेशन वाला पार्ट तुम यार फुल लेक्चर से या फिर कहीं से भी अब तक कर चुके होगे, यार डेफिनेशन अब तक नहीं क्लियर है तो फिर यार क्या ही कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। रेट लॉ या रेट इक्वेशन को हम लोग वो कहते हैं जब हम लोग कंसंट्रेशन को मेंशन करते हैं, मतलब जब हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन को मेंशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो चीज बनती है, जो इक्वेशन बनती है, वो रेट ऑफ रेट इक्वेशन बनती है। काम की चीज ये है यहाँ पर कि रेट इक्वेशन जो है वो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करती है या फिर दिखाती है, रिजेंबल करती है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन क्या है तुम्हारे पास, ये रहा रिएक्शन एक कोई। अब अगर इसमें तुम रेट निकालना चाहते हो, तो रेट तुम्हारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए के पावर एक्स और बी की पावर वाई। क्या रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिएक्टेंट पार्ट पे डिपेंड करता है। रेट कहाँ पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट पे डिपेंड करता है, उस पे, उसके अलावा किसी पे नहीं। तो हमने रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी लिखा और उसकी पावर एक्स और वाई लिखा। अब देखो ये आया तुम्हारा फाइनली रेट इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड एज रेट इक्वेशन। this is a rate equation, this is a equation of रेट या फिर रेट इक्वेशन, ठीक है। इसको रेट लॉ भी रेट कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो के है ना भाई, यहाँ पे आता है के। ये के जो है वो क्या है, वो रेट कांस्टेंट है। के क्या है तुम्हारे पास, रेट कांस्टेंट। अच्छा, अब रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ और समझो कि ये जो एक्स और वाई था तुम्हारा, ये क्या था, ये एक्स और वाई जो है वो हो सकता है स्टोकियोमेट्री हो सकता है स्टोकियोमेट्री ना हो, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर अगर हमें निकालना है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, तो भैया तुम उसकी जो पावर होती है उनको ऐड कर दो, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ऑर्डर जो ऑफ द रिएक्शन जो चीज होती है, ऑर्डर जो होती है हमारी, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकली हमें नहीं मिलती है। वो क्या होती है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। चलो अब देखते हैं यूनिट। यहाँ पे ये अगेन ये स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की अगर हम यूनिट देखें तो सबसे पहले देखो मैंने तुम्हें पूरा ड्राइव करके दिखा दिया यहाँ पे। अगर इन केस कभी कभी क्वेश्चन आता है, देखो अभी आएगा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करके दिखाई, जीरो ऑर्डर के ड्राइव करके दिखाई, मैंने किया, आगे सब कुछ मिलेगा भाई, बताया तो मैंने। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट अगर तुमने इसको थ्रू आउट पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखा होगा तो, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो सुबह सुबह जाकर भाई रिवीजन चाहते हो, फास्ट एंड फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, एकदम तुरंत से तुम्हें रिवाइज करना है, आ जाओ ये वीडियो करो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। हमने इस के को यहाँ से हटाया क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट निकालना था, तो ये रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अच्छा देखो नीचे दोनों जो चीजें हैं, ए चाहे बी, वो दोनों ही क्या है, कंसंट्रेशन दिखा रही है। तो कंसंट्रेशन की पावर एक्स, कंसंट्रेशन की पावर एक्स, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन ए भी कंसंट्रेशन है, बी भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की पावर एक्स, कंसंट्रेशन की पावर वाई,
ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन की पावर जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है, हमें पता ही है। तो कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई हो गया, और ये कंसंट्रेशन ऑफ टाइम को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो पढ़ते आ रहे हो यार, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स ही तो होती है। तो ये रहा मोल लीटर इनवर्स, नीचे क्या आ जाएगा? टाइम, सेकंड आ गया। इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ मोल लीटर इनवर्स और उसकी पावर n। क्या सर n कहाँ से आ गया? n कहाँ से आ गया? लिख दो लिख दो लिख दो। x प्लस वाई, ये पीछे हम लोगों ने देखा था, ये n होता था, एंड दिस n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? आई होप, आई गेस क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चलो मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें। इस पार्ट को मैंने अब इसलिए किया नहीं था। यहाँ देखो, ये फाइनली जब हमें सारी चीजें हम लोगों ने पुट की, वी विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस। अब यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली सर n की वैल्यू जीरो होगी। जब तुम n की वैल्यू जीरो डालोगे तो देखो, मोल लीटर इनवर्स नीचे आता है सेकंड, इनटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, उसकी पावर जीरो, एनीथिंग पावर जीरो इज 1, राइट? 1। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो जाएगा। मतलब सर आपकी फाइनली यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है तुम्हारी? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमारी यूनिट होती है, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है। चलो, अगर हम बात करें फॉर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब सर n की वैल्यू 1, जी बिल्कुल, n की वैल्यू 1 रिएक्शन, n की वैल्यू क्या डालोगे? 1 डालोगे। n की वैल्यू जैसे ही तुम 1 डालोगे, इक्वेशन में देखो क्या बनेगा, ये मोल लीटर इनवर्स, नीचे सेकंड इनवर्स सॉरी इनटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स। ये मोल लीटर इनवर्स और ये मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, ये सेकंड इनवर्स बन जाएगी। ठीक है। तो k की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लीज याद रखिएगा, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू 2 हो जाएगी। मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड, 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2, राइट? तो मतलब बेसिकली मैं इसे ऐसा लिखूंगा यार, देखो, अगर तुम्हें याद है बढ़िया बात है, मैं तो कह रहा हूँ सीधे याद कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों के डेरिवेशन लेकर के आया हूँ। मैंने बताया एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हारे लिए सारी चीजें लेकर के आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा मोल लीटर इनवर्स इनटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स। ये मोल लीटर इनवर्स और ये मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो भाई, मेरे सारी चीजें नीचे है, यहाँ पे गौर करना, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर पीडीएफ कट गई तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल में स्क्रीन पूरी आ रही होगी यार, तो मैंने, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल लीटर इनवर्स, और ये देखो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स है ना, तो मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली लीटर बन जाएगा ना भैया, और सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई तुम्हारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये आ गई तुम्हारी क्या? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की के की वैल्यू, मतलब यूनिट, ये आ गई हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। तो आई होप ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स क्लियर होंगी तुम लोगों को। एक टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है भाई। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है मैं बता दूं, अगर डेफिनेशन चाहिए, ये लो डेफिनेशन छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है, आती है इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया। तुम सोच रहे हो सर भैया आपने तो रेट इक्वेशन रेट लॉ में डेफिनेशन नहीं दी भैया, यहाँ पे दी है, यहाँ पे काम की चीज है हमारे पास। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा होगा भैया, यहाँ पे इसकी पीडीएफ कर ले सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट कर लो। अगर नहीं करना भी ऐसे मोबाइल में स्क्रॉल कर लो, ऐसे लेटे लेटे देख लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? देखो, मॉलिक्यूलरिटी कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड अ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी बस स्टार्टिंग में आप देखो, मॉलिक्यूलरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, या तो ये पूछेंगे मॉलिक्यूलरिटी में तुम्हारे से कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, या तो पूछेंगे मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी बात है। देखो, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व, मैंने अभी फुल लेक्चर में भी बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास ये हमारे पास x, ये x, ये y और ये z। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है, वो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर वो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में कोलिजन हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में कोलिजन हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में कोलिजन हो सकता है। इन तीनों डायरेक्शंस के अलावा हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है जहां पे कोलिजन हो सके। तो मॉलिक्यूलरिटी मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है? 3। साइमल्टेनियसली किन डायरेक्शन से कोलिजन हो सकता है? 3 डायरेक्शन में, उसके अलावा नहीं हो सकता ना। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 4 इज रेयरली ऑब्जर्व। तो क्वेश्चन जो घुमा फिरा के तुमसे पूछ सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व। रीजन बिहाइंड दैट इज दैट
रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि सिंपली मोर देन 3 कोलिजन्स इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो या तो मॉलिक्युलरिटी 0 होगी, 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, और 3 से ज्यादा जनरली नहीं देखी जाती है मॉलिक्युलरिटी। जी भैया। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, मैं यहाँ पे डिफरेंस लगा दूंगा, तुम लोग देख लेना, याद कर लेना, या जो काम की चीज है वो यहाँ पर है, इसलिए मैं इस पे जल्दी से आता हूँ। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी ना होने की कोशिश में मैं सारी चीजें कंसाइज करके तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस है बहुत सारा ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऑर्डर जो है तुम्हारी वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ठीक है, ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा मॉलिक्युलरिटी होता है वो 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो ऑब्वियसली 3 तक ही होगा, उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह का डिफरेंस है, और इनमें बहुत सारे डिफरेंस और भी हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी आगे बहुत सारे, इसलिए मैं चाह नहीं रहा हूँ कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को मैंने स्टेप वाइज लिखा है, बस इतना लिख देना, पूरा नंबर तुम्हें दे देंगे, वो बिल्कुल भी नंबर तुम्हारा नहीं काटेंगे। ठीक है, आ जाओ, ग्राफ भी दिया है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे, तो ग्राफ भी देख लेना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर से पी जा रहा होगा, सिंपल सी बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हो भैया, आपने बताया था मुझे कि डी आर अपॉन डी टी रेट होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। के टाइम्स आर लिखोगे, बिल्कुल लिखूंगा सर। क्या लिखोगे, के टाइम्स आर की पावर 0 लिखोगे। क्यों लिखोगे 0, क्योंकि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनकी वैल्यू 0 होगी। अब एनीथिंग पावर इज 0 इज नथिंग बट 1, तो ये के आ गया। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। डी आर बाई डी टी क्या होता है, के, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर नॉट इज इक्वल्स टू के। सो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स के टी। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, और देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे लिख देना भैया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अपने को सेफ साइड खेलने का है। ठीक है, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के को बाहर खींच लिया, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता क्या मिलेगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मार के यहीं छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आगे आओ। देखो एट टी इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में अगर टाइम 0 को पुट करोगे भाई मेरे, तो क्या बनेगा। देखो इनिशियली कंसंट्रेशन को हम लोग आर नॉट लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट भी कर लिया, आर नॉट लेट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को। तो टाइम क्या था, टाइम 0 था। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे पुट किया, तो टाइम की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं, और ये आ गया हमारे पास आर नॉट की वैल्यू। तो आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, आई की वैल्यू आ गई। अब इसको, इस सेकंड इक्वेशन को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट दिस एज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड लॉ। ये तुम्हारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड लॉ है। क्या है तुम्हारा फर्स्ट इंटीग्रेटेड लॉ, फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है जी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी ग्राफ देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे क्या है हमारे पास टाइम, यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बना दिया y इज इक्वल टू एम एक्स सी। सी की बात करें अगर, तो ये रहा हमारे पास आर नॉट। आर नॉट क्या है सर, आर नॉट क्या है सर, इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा भैया, कंसंट्रेशन क्या होगा भैया, डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन। ये रहा, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। इसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के आएगा, इसका स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के आएगा, इसका स्लोप। दो एग्जांपल्स याद रखना, एंजाइम कैटलाइज जितने भी रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इनका फेवरेट है भैया, इनका फेवरेट है, डाल दिया मैंने, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनियम सरफेस, इनका फेवरेट है, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, वो भी हमारा वही है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग लिखना चाहेंगे तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर की पावर 1। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के माइनस के डी टी। अब आ गया यहाँ पर, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल एन आर, इधर आ जाएगा माइनस के टी प्लस आई। अब वही सेम चीज जैसे पीछे किया था, सेम कैसे मानेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को आर नॉट मानेंगे, और उसको हम लोग टाइम को जानेंगे 0, टाइम को जानोगे 0, जैसे ही पुट करोगे यू विल गेट दिस। अब इस चीज को, अब इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड, और इसके बाद पुट करो सेकंड को, पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट। जैसे ही तुम सेकंड को फर्स्ट में पुट करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना भाई, यहाँ पर भी एकदम सेम सा ग्राफ बनता है। देखो दिस विल बी द ग्राफ, ये रहा तुम्हारा। यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है कि ये एल एन आर का ग्राफ बनता है टाइम के साथ। किसके किसके ग्राफ बनता है, एल एन आर का टाइम के साथ ग्राफ बनता है। अगेन भाई ये भी डिक्रीजिंग होगा, बिल्कुल डिक्रीजिंग होगा ये भी। और ये जो तुम्हारा जीज होगा वो एल एन आर नॉट होगा, और यहाँ पे जो स्लोप होगा तुम्हारा, अगेन वो फिर से स्लोप जो होगा वो माइनस का
के ही रहेगा, वो जो स्लोप हमारा है वो माइनस का के ही रहने वाला है, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं आता है। तो इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने देखा, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा, दोनों का ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पे एल एन आर होता है और टी होता है, और जो वहां पे पहले वाला ग्राफ था इसमें हमारे पास आर होता था, कंसंट्रेशन था, मतलब ये आर होगा तुम्हारा और टाइम होगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ एक और, अब इसमें थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे इसी रिएक्शन को, इसी को हम लोग ln को log में कन्वर्ट करेंगे। जिस बच्चे को नहीं पता पिट जाओ भैया, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, log r नॉट अपॉन r बन जाता है इक्वल्स टू kt। ये हम लोगों ने इक्वेशन बना ली। अब इसकी ग्राफ बना लेंगे, अब इसकी क्या बना लेंगे, इसकी ग्राफ बना लेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर बात समझना, अब यहाँ पे बात समझना मेरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे भाई। ये रहा y, अब y में आ जाएगा तुम्हारा क्या, log ऑफ r नॉट अपॉन r, log ऑफ r नॉट अपॉन r, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा भैया, k बाई 2.303। वी कैन इजिली सी दैट कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई बहुत बच्चे परेशान रहते हैं यार कि ग्राफ भैया कौन सा ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। देखो तभी समझ में आएगा ना यार, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी तो तुम्हें क्लियर होगा ये बात, वरना तो कहाँ ही होने वाला है क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर रेडियो एक्टिव। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियली डीके होता है ना, तो एक्सपोनेंशियली डीके होता है कौन सी चीज, जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके होता है ना वो एक्सपोनेंशियल होती है, और एक्सपोनेंशियल होती है तो वो हमारा ग्राफ इस तरीके का भी बनेगा। तो याद रखना ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही ग्राफ होता है, तो भाई इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। ग्राफ्स की बात इतनी ही सी थी। अरेनियस थ्योरी पे आते हैं। अरेनियस थ्योरी बस ये कहती है भैया, अगर सिंपल बात, बहुत आसानी सी, अगर तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा एक कोई नया दोस्त, बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है भाई। अगर कोई को 5 बेस्ट फ्रेंड बकवास की बातें कर रहा है, ठीक है, देखो एक बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा क्लास 2nd से 12th तक साथ था तुम्हारे, और कॉलेज में भी साथ रहा, तो वो जिंदगी भर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है, फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे को नया बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो तुम्हें उस बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्ती खत्म करनी पड़ती है। यही कहता है अरेनियस थ्योरी कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स को नया बॉन्ड बनाना है तो पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, राइट। इसको मैं किसी और भी एग्जांपल की तरह समझा सकता हूं, बट अभी टाइम उतना है नहीं हमारे पास। तो हमारे को क्या होता है, ये HI जो है, ये पहले HH जो है वो अपना पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, और उस टाइम ही HI का बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली हमारे पास HI और HI का 2 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का ग्राफ, तो हमारे पास ये रहेगा ग्राफ, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन जो होती है वो क्यों होती है, और रिएक्शन इसलिए होती है कि हमारा जो रिएक्टेंट है A+B, वो उसकी एनर्जी फाइनली प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो जाए, फाइनली प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो जाए। तो दिस एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर तुम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चारकोल, सर चारकोल, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो ये समझ रहे हो बात को, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बस उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहीं पे लिखा, लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू, देखो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अरहेनियस इक्वेशन क्या होता है, अरहेनियस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंसी को बताता है। अरहेनियस इक्वेशन क्या होता है, वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंसी को बताता है बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक पे, ठीक है। इसके जस्ट नेक्स्ट बार जो टॉपिक है उसका फॉर्मूला है, ठीक है, K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ये, जो कि हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। इसके बेस पे फिर एक ग्राफ पूछते हैं, और अभी दिखाऊंगा मैं, क्वेश्चन में हमारे पास है ये सेम ही ग्राफ है, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, log
के वर्सेज 1/t का ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, उसकी स्लोप बनती है -e/r। तुमसे पूछते हैं कि स्लोप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब पूछेंगे तुमसे, तुम्हें याद होना चाहिए। अगर हमारे पास k1 दिया हुआ है रेट कांस्टेंट 1 और k2 दिया हुआ है रेट कांस्टेंट 2, टेम्परेचर T2 पे और टेम्परेचर T1 पे, तो हमारा जो ये इक्वेशन बनता है ये, तो ऑब्वियसली सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे से हम लोग log k1 और log k2 में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, ये तुम्हारे पास बन गई इक्वेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, देखो भाई मैं एक सिंपल बताता हूँ बात। हमारे पास जो रिएक्शन थी वो कुछ इस तरीके की थी, देखो वो इस तरीके की कुछ बन रही थी, ठीक है। अगर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें पता है ये वाली एनर्जी कौन सी होगी जो हमारे को एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट करने में लग गई, वो ये होगी वो ये बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोगों ने इसमें कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो हमारी एनर्जी घट जाएगी। वो क्या हो जाएगी हमारी एनर्जी, इतना, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज्ड, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्चुअली कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है और कुछ भी नहीं करता है। याद रखना, कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है और कुछ भी नहीं करता है। एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, इन सबको नहीं चेंज कर पाता है वो, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट होता है भाई मेरे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन तुम्हारे को मिल गया चैप्टर का। अब जल्दी से जाओ, इसका पीडीएफ निकाल सकते हो, तुम याद कर सकते हो उसको, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने होंगे। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। 20 क्वेश्चंस के आसपास मैंने कोशिश कर डालने के लिए, लेकिन 15-17 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं फाइल में। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बिल्कुल नहीं दिखाने जा रहा हूँ, तुम लोग खुद से करना है। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे पास 1/t और log ln k के बीच में ग्राफ पूछना चाह रहे हैं। ये लो मैंने यहीं पे जस्ट बनाया था, ln k और 1/t के बीच में ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे तुमसे रिलेटेड भी पूछेंगे कि व्हाट डज द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉग ए इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है, लॉग ए। और जो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड ये, तो भाई मेरे अभी तो जस्ट लिखा है आपको, ये रहा आपका ग्राफ, ये आ रहा होगा ग्राफ, और जो स्लोप होगा वो हमारा होगा -e/r, -e/r, ठीक है जी। दूसरा रिएक्शन आ गया हमारे पास, राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सीधे देखने से ही हमें लग रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑब्वियसली 2 होगी क्योंकि H2 भी है और Cl भी है, तो भैया यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। और जो यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तुम्हें पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये है भैया, यहाँ पे तो सीधा ऑप्शन निकालना है हमें। यहाँ पे इन्होंने कह रहा है रेट निकालने के लिए, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी निकालना। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, R2 - R1 सर, हाँ जी। नीचे आ जाएगा T2 - T1 सर, हाँ जी। तो देखो रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 से 0.02 पहुंच गए। फाइनल कंसंट्रेशन 0.02 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0.03। नीचे टाइम आ जाएगा T2 - T1, 25 मिनट गए रहे, तो 25 मिनट को कन्वर्ट करना है क्या, 25 में 0 करोगे ना तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा ये 4 × 10 की पावर -4 में। बस इसकी सॉल्यूशन होगी फाइनली, वो मैं लगा दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ यार। 4/60 × 10 की पावर -4, ठीक है। तुम चाहो तो इसे 4/6 × 10 की पावर -3 लिख दो, और यहाँ पे फिर आ जाएगा तुम्हारे पास 0.2 के आसपास, ठीक है। जो कि तुम देख सकते हो यार, कैलकुलेशन इज योर्स, मैंने एक्सप्लेनेशन करना था। अच्छा, यही तो मैं कह रहा था कि देखो अमोनिया का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये खुद से मेंशन कर दिया, लेकिन हो सकता है तुमसे पूछ भी सकते थे ड्राइव पीवाईक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा व्हाट विल द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ N2। तो पहले तो रिएक्शन लिखो भैया, अगर तुम्हें रिएक्शन याद है तो तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, तुम्हारे फेवर में नहीं याद है तो भैया घर जाओ, सीधी बात। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो -1/2 dNTH3/dt इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1, तो मतलब dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब तुमसे पूछ रहे हैं N2 और H2, और तुम्हें ये दे रखा है शायद व्हेन द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू, तो ये सारे के सारे वैल्यूज तो K की इक्वल होती है सर, जी समझ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि dN2/dt निकालो भैया, तो dN2/dt तो सेम ही होगा 2.5 10 की पावर -4, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू K की इक्वल थी। अब यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है, अब यहाँ पे स्टोकियोमेट्री है 3, तो बेसिकली वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से। अब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 7.5 बना देगा। तो भैया कैलकुलेशन तुम्हारी अपनी, मुझे एक्सप्लेनेशन देना था वो दे दिया मैंने ठीक है। स्टोकियोमेट्री थी ना इसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/3 स्टोकियोमेट्री है, तो वो 3 जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5 बन जाएगा, 7.5 10 की पावर -4। अब यहाँ पर इस वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि 69.3 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 50% का, मतलब T हाफ की वैल्यू तुमको दे रखी है इन्होंने। क्या दे रखी है, T हाफ की वैल्यू दे रखी है। तो हमें T हाफ का फॉर्मूला पता होता है, T हाफ का हमें फॉर्मूला पता होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। तो K की वैल्यू क्या बन जाएगी, K की वैल्यू बन जाएगी सर 0.693/69.3, 69.3। सर ये एक बार 100 आ जाएगा क्या, जी बिल्कुल आ जाएगा। सर ये क्या 0.01 आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा।
अब इसके बाद इसमें तुम्हारे फॉर्मूला पता है, t इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट या फिर हाँ 2.303 अपॉन के इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 रही होगी, बाद में कंसंट्रेशन 80% गायब हो चुकी है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लेना, 80% गायब हो चुकी, तो बची कितनी 20% सर। लॉग 5 की वैल्यू लगा देना, के की वैल्यू तुम्हें मिल गई है 0.01। भाई कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। लॉग 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या, दी हुई है 0.699, ले लो आंसर निकाल लो। सेम ही क्वेश्चन है, 25% के लिए दिया रखा है, फिर हमें 75% के लिए निकालना है, तो भैया यहाँ पे पुट करोगे 75%, 100, 75, 25 आ जाएगा, नीचे भी कर लेना सॉल्व इसको, ठीक है। राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन जस्टिफाई स्टेटमेंट हाफ लाइफ। अच्छा ये हाफ लाइफ के लिए एक्सप्लेन करना है, तो भैया अगर तुम्हें ये हाफ लाइफ वाला प्रूव आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो फिर जाकर फुल लेंथ पे देख लो। चलो मैं बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। अगर हमें हाफ लाइफ के लिए प्रूव करना है ना, तो हम मानेंगे K1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, ठीक है। सर आप ये कह रहे हो कि फाइनली जो हो रहा है, क्या कह रहे हो आप, x कह रहे हो कि a/2 हो गया, मतलब फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गया इनिशियल के, तो भैया a/2 हो गया। टाइम क्या रहा होगा, टाइम क्या रहा होगा सर, t/2 रहा होगा टाइम। तो यहाँ पे t हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हाफ की वैल्यू 2.303 अपॉन k इनटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस a/2, 2a माइनस a/2 बन जाएगा। a/2 देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना कैलकुलेशन, a/2 और ये बन जाएगा a/2, a/2 से a कैंसिल, 2 पर आ जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू याद होगी तो 0.301 होती है, तो सर 2.303 इंटू 0.301 अपॉन के, उसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 आ जाता है नीचे K1। लो K1 रखो यार, हटा दो यार, कोई बात नहीं है, K रखो। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि टी हाफ का जो वैल्यू होता है वो 0.693 अपॉन के होता है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये सारा जो मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा, 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट और 300 केल्विन था टेम्परेचर। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा फॉर्मुला यूज करना है, यहाँ पे फॉर्मुला वही वाला यूज करना है, log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1, log K2 upon K1 is equals to 2.303 is equals to 2 point, या फिर इसे ऐसे कर लो यार, EA upon 2.303 into R into T2 minus T1 upon T1 into T2 minus T1 upon T2 into T2। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। भाई जिसको भी दिक्कत हो रही है K1 K2 तो दिया नहीं है सर, टाइम दिया तो कोई बात नहीं है सर, टेंशन क्यों लेते हो भाई। टी हाफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 0.693 अपॉन के। अच्छा तो यहाँ से के निकाल सकते हो तुम, K2 निकाल लोगे 0.693 अपॉन टाइम सेकंड पुट करके 20, और K1 निकाल लोगे 0.693 अपॉन K1 की वैल्यू पुट करके, दैट इज 40, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फर्स्ट ऑर्डर में 50% कंप्लीट होता है, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन रह गया, आई थिंक रिपीट हो गया। ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं ना ड्राइव करने के लिए, वैसे ही सारा सेम स्टेप जो है ना, एकदम स्टेप सेम टू सेम तुम्हें लिख करके आना है, ठीक है। वाई द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, बता दो भैया, अगर एटलीस्ट रिएक्शन होना है तो एटलीस्ट एक स्पीसीज तो होना चाहिए ना जो पार्टली रिएक्शन में, मतलब तुम्हें क्या का रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुमसे पूछ रहे हैं कि द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज गिवन बिलो, ठीक है भैया। ओके अगर इसका रेट लॉ लिख के दिखाना है तो हमें रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, रेट लॉ इज इक्वल्स टू के टाइम्स H2O2 और यहाँ पर आई दिया हुआ ना, आई नेगेटिव, ये आ गया हमारा रेट लॉ। दूसरा पूछते हैं ओवरऑल रिएक्शन, तो भैया 1+1 तो ओवरऑल रिएक्शन 2। दूसरा पूछ रहा हूं आउट ऑफ 1 and 2 विच वन ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, भैया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप। और ये भी एक क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन आता है, इस पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आगे डाल रखे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे बार बार, तो तैयार कर लो। कि इन्होंने कहा है कि ए तो हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ठीक है हम कर देते हैं, बी की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर। तो देखो भाई बी का स्क्वायर करोगे, देखो ये बना ए, ये बनेगा तुम्हारा 4b का होल स्क्वायर, और ये बना के, अच्छा ये आर डैश हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आर क्या था सर, आर होता है सर, आर दिया हुआ ना आपको, आर दिया हुआ आपको, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ 2 हो गया। अब ये 4 आ गया था, अब इस 4 को मैं खींच के बाहर निकालूंगा, 4 बी की पावर 2। अच्छा सर 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 आप तो ये कह रहे हो ना कि आर डैश विल बी इक्वल्स टू 4, और ये पुराना वाला तो लिखा हुआ है सर जी, बिल्कुल पुराना वाला लिखा हुआ है, ये आ गया तुम्हारे पास, तुम समझे। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट, अरे भैया अगर ए बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, ए बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो उस पे तो 100% हमारा रेट डिपेंड नहीं करेगा, जब उस पे डिपेंड नहीं करेगा तो खत्म हो गया। तो फॉर्मूला क्या रह गया तुम्हारे पास, रह गया फॉर्मूला क्या सर, रेट इज इक्वल्स टू के और बी की पावर 2, तो सर ऑर्डर आ गया 2, ऑर्डर आ गया 2, खत्म बात। सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें और भी दिए होंगे आगे, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग अपने से
कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। इट्स नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो बनने की पूरी कोशिश करता है नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ। यहाँ पे पूछ रहे प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही तो ये ऐसा ऐसा ग्राफ बनता था भैया। अभी तो मैंने सब पढ़ा दिया आप लोगों को। ये आर जब इधर रहेगा और यहाँ पे टी रहेगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहाँ पे एल एन आर होता है क्या? नहीं है ना, तो ये एल एन आर होता, सिर्फ आर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप की वैल्यू माइनस के इक्वल होती है। खत्म क्वेश्चन। ओके खत्म। यहाँ तक पीडीएफ हमारा सारा ओवर हो गया। अब भैया हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो लेकर के। 40 मिनट का मैंने प्रॉमिस किया था, 35 to 40 मिनट्स के हमारे वीडियो बनने होंगे, तो हमारा वीडियो हो गया 39 मिनट्स का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ाई लिखाई करते हुए दिल लगा करके एग्जाम आ रहा है आपका 27 फरवरी को। टाटा बाय बाय।